हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू करने वाले हैं, कोशिका चक्र एवं कोशिका विभाजन। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या स्टडी करेंगे आज के क्लास में। कोशिका चक्र क्या होता है और जिसमें से कोशिका विभाजन दो प्रकार की होती है, तो इसमें से आज के लेक्चर में हम लोग सूत्री विभाजन डिस्कस करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कोशिका चक्र क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो कोशिका चक्र होता है इसे इंग्लिश में सेल साइकिल कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो मनुष्य का या किसी भी जीव का शरीर होता है वह कोशिका से ही मिलकर बना होता है, और सभी कोशिकाओं में क्या होती है, सामान्यतः विभाजन करने की क्षमता होती है, और कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, देखिए, तो कोशिका में क्या होता है, बहुत सारी चक्रीय रूप से घटनाएं होती रहती हैं। डीएनए का निर्माण होता रहता है, प्रोटीन का निर्माण होता रहता है, और उसके बाद वह क्या करती है, दो या अनेक नई संतानों का, सामान्यतः दो नई संतानों का या नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। और फिर से क्या होता है, वो नई कोशिकाएं क्या करती हैं, वृद्धि करती हैं, डीएनए का निर्माण करती हैं, और फिर क्या करती हैं, दो पुनः नई संतानों का क्या करती हैं, कोशिकाओं का निर्माण कर देती हैं। तो इस प्रकार से यह जो चक्रीय घटना होती है, वृद्धि, डीएनए निर्माण, प्रोटीन निर्माण और फिर विभाजन, इसी चक्रीय घटना को क्या करते हैं, कोशिका चक्र कहा जाता है या सेल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये घटना कहाँ पे हो रही है, कोशिका के अंदर हो रही है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है, डीएनए का निर्माण करती है, प्रोटीन का निर्माण करती है, और फिर नई कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका चक्र कहते हैं। और जो नई कोशिकाएं बनती हैं पुनः उनमें क्या होती है, वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, वह वृद्धि करती हैं, डीएनए निर्माण करती हैं, प्रोटीन निर्माण करती हैं, और फिर क्या करती हैं, नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं कोशिका चक्र। ठीक है, सामान्यतः जो कोशिका चक्र होता है इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं कोशिका चक्र में, या सेल साइकिल जो होता है, सेल साइकिल, इसमें कितनी अवस्थाएं होती हैं? दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है इंटरफेज, क्या होता है, इंटरफेज, और दूसरा होता है एम फेज। दूसरा क्या होता है, एम फेज। ठीक है, जो इंटरफेज होता है इसे अंतरावस्था कहते हैं। इंटरफेज को अंतरावस्था कहा जाता है, और जो एम फेज होता है इसे विभाजन प्रावस्था कहते हैं। ठीक है, विभाजन प्रावस्था कहते हैं। एम का मतलब होता है माइटोटिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला फेज क्या है, अंतरावस्था, दूसरा फेज क्या है, विभाजन प्रावस्था। ठीक है ना, तो सामान्यतः जो अंतरा प्रावस्था होती है इसमें क्या करती है, कोशिका वृद्धि करती है, डीएनए द्विगुणन करती है, और अपने आकार को बड़ा कर लेती है। ठीक है, और जो दूसरा फेज होता है एम प्रावस्था या विभाजन प्रावस्था, इसमें क्या करती है, कोशिका विभाजित होकर के दो नई कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंतरावस्था का सब प्रोसेस होता है, यह लगभग जो कोशिका विभाजन का समय होता है, जो सेल साइकिल होता है, इसका जो समय होता है, या नई संतानों का जो निर्माण करना है, नई कोशिकाओं का निर्माण करना है, वह लगभग, अगर यूकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करते हैं, किसमें, यूकैरियोट में, तो 24 घंटे, कितने घंटे समय लगते हैं, 24 घंटे का समय लगता है कोशिका विभाजित होने में, या एक चक्र पूरा करने में। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं जैसे जीवाणु, तो जीवाणुओं में यह समय बहुत ही कम होता है, लगभग 20 से 40 मिनट में ही क्या होती है, एक कोशिका दो कोशिकाओं का निर्माण कर देती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें सामान्यतः जो कायिक कोशिकाएं होती हैं, सोमैटिक सेल जिसको कहते हैं, ठीक है, जैसे त्वचा की कोशिकाएं, ठीक है, किसी दूसरे अंग की कोशिकाएं,
उनको सोमेटिक सेल कहेंगे। तो इनमें लगभग 24 घंटे का समय लगता है एक कोशिका चक्र पूरा करने में या नई कोशिकाओं का निर्माण करने में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं अंतरा प्रवस्था और विभाजन प्रवस्था, तो अंतरा प्रवस्था क्या करती है, लगभग 95% जो समय होता है वह अंतरा प्रवस्था में ही लगता है। विभाजन प्रवस्था में बहुत कम समय, लगभग 5% का समय लगता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे जो अंतरा प्रवस्था होती है, ठीक है, अंतरा प्रवस्था में 3 उप अवस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? 3 उप अवस्थाएं होती हैं, G1 S G2, ठीक है, G1 S G2, G1 S G2। देखो यहाँ पे यह डायग्राम बनाया गया है कोशिका चक्र का। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो समय है यह क्या है, इंटरफेज या अंतरावस्था का समय है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का यह जो समय है यह एम फेज का समय है, ठीक है, क्या है, एम फेज का समय है। समानतः हमने कहा कि जो इंटरफेज है या अंतरावस्था है इसमें 3 उप अवस्थाएं होती हैं, G1 S और G2, G1 S तथा G2, ठीक है, समझ में आना। देखिए अब यहाँ पे जो G1 है इसका क्या मतलब है, S है इसका क्या मतलब है, G2 है इसका क्या मतलब है। देखो G1 का मतलब होता है गैप 1, G1 का मतलब क्या होता है, गैप 1, और G2 का मतलब क्या होता है, गैप 2, ठीक है, और S का मतलब होता है सिंथेसिस, S का मतलब क्या होता है, सिंथेसिस, ठीक है। इस तरह से जो प्रवस्थाएं यहाँ पे होती हैं, जो जीवन है, जीवन को अंतरावस्था या आप कह सकते हैं अंतरावधि प्रथम, यह क्या होती है, अंतरावधि फर्स्ट होती है। और G2 क्या होता, जो S होता है, S होता है सिंथेसिस फेस, क्या होता है, सिंथेसिस फेस, या इसको संश्लेषण अवस्था कह सकते हैं। G2 क्या होता है, अंतरावधि, अंतरावधि, ठीक है, सेकेंड होता है, ठीक है। G1 को क्या कहते हैं, गैप फर्स्ट या अंतरावधि फर्स्ट, और S को क्या कहते हैं, संश्लेषण, ठीक है, प्रवस्था या सिंथेसिस फेस। G2 को क्या कहा जाता है, अंतरावधि सेकेंड कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे जो जीवन होता है यह लगभग कोशिका विभाजन का 10 से 12 घंटे का समय लेता है। कितना, 10 से 12 घंटे का समय लेता है, ठीक है। इस प्रवस्था में क्या होता है, यहाँ पे जो कोशिका होती है वह क्या करती है, पोषण को ग्रहण करती है, इसका आकार बढ़ता है, और जिस भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन की आवश्यकता होती है या आरएनए की आवश्यकता होती है, तो इस अवस्था में क्या बनता है, जीवन में प्रोटीन बनता है और प्लस क्या बनता है, आरएनए बनता है या एंजाइम बनता है। प्रोटीन, आरएनए और एंजाइम्स क्या होते हैं, निर्माण किए जाते हैं, किस अवस्था में, निर्मित किए जाते हैं, जीवन में, गैप फर्स्ट में, और यह अवस्था लगभग 10 से 12 घंटों की होती है। जो एंजाइम्स और प्रोटीन इसमें बनते हैं वो एस अवस्था में क्या किए जाएंगे, उपयोग किए जाएंगे, क्योंकि उनकी आवश्यकता एस फेज में होती है, इसलिए उसको जीवन में निर्माण कर लिया जाता है, ठीक है। तो जीवन में क्या होता है, आरएनए और प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। देखिए इसके बाद है एस प्रवस्था या सिंथेसिस फेज जिसको कहते हैं, या संश्लेषण उपावस्था है, ठीक है। यह लगभग 6 से 8, कितना, 6 से 8 घंटों का समय लेता है, ठीक है। और इस अवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया होती है, क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है, क्या होता है, डीएनए का निर्माण होता है। इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं, एस फेज या सिंथेसिस फेज कहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, डीएनए का द्विगुणन होता है या डीएनए का निर्माण होता है, ठीक है। तो डीएनए की मात्रा क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी, जिसको फिर 2 कोशिकाओं में समान रूप से क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, ठीक है ना, समझ में आया। देखिए इसके बाद कौन सा अगला फेज है, G2, कौन सा फेज है, G2। तो G2 फेज को क्या कहते हैं, अंतरावधि सेकेंड कहते हैं या गैप सेकेंड। इस अवस्था में लगभग कितना समय उपयोग किया जाता है, 4 घंटे का समय उपयोग किया जाता है, ठीक है ना, समझ में आना। और इस अवस्था में भी जीवन की तरह प्रोटीन और किसका,
आरएनए का निर्माण किया जाता है। G2 में क्या किया जाता है? जीवन की तरह आरएनए और प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। ठीक है, समझ में ना। इसके बाद देखिए क्या है, M प्रावस्था है या विभाजन प्रावस्था। ये जो प्रावस्था होती है इसमें लगभग कितना 1 से 2 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है? 1 से 2 घंटे का समय लगता है। एम प्रावस्था में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, और यह विभाजन की प्रावस्था होती है। इसमें 2 विशेष रूप से प्रक्रियाएं होती हैं, केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो इसमें 2 स्टेप्स होते हैं, 2 प्रावस्थाएं आती हैं, उप प्रावस्थाएं आती हैं। ठीक है, एम फेज में क्या आता है? केंद्रक का विभाजन और कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो केंद्रक का विभाजन होता है उसे कहा जाता है कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, और जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है इसे कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। केंद्रक के विभाजन को कैरियोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य के विभाजन को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ठीक है, जो केंद्रक का विभाजन होता है उसमें 4 प्रावस्थाएं आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये 4 प्रावस्थाएं आती हैं किसमें? केंद्रक के विभाजन में, कैरियोकाइनेसिस में। प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, ये 4 प्रावस्थाएं या उप प्रावस्थाएं आती हैं। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये था एम फेज। ये इस प्रकार से क्या होती है, जो कोशिका होती है इसमें चक्रीय घटनाएं होती हैं या कोशिका चक्र चलता है। और फिर एम फेज के बाद यहाँ पे क्या होता है, 2 नई कोशिकाओं का क्या होता है? निर्माण हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कभी कभी क्या होता है कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जो सुषुप्ता अवस्था में चली जाती हैं, तो उस अवस्था को कहा जाता है G0 फेज। क्या कहते हैं? G0 फेज या G0 फेज। ठीक है, G0 या G0 फेज। इस अवस्था में जो कोशिकाएं जाती हैं वह फिर पुनः विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इस अवस्था को सुप्तावस्था कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सुप्तावस्था कहते हैं। इस अवस्था में रहने वाले पाए जाने वाली हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका। कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, कहाँ पे लिख दें? यहाँ पे देखिए, तंत्रिका कोशिका। और कौन सी कोशिका? आरबीसी। और कौन सी कोशिका? वसा कोशिका। ये सभी कोशिकाएं किस अवस्था में होती हैं? G0 फेज में होती हैं, अर्थात इनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। और आप लोग जानते हैं जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं ये हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं या मस्तिष्क का निर्माण करती हैं। और मस्तिष्क में जब चोट लग जाती है तो वहाँ की कोशिकाएँ पुनः ठीक नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये कोशिकाएँ G0 फेज में होती हैं, इनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये था कोशिका चक्र। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि कोशिका विभाजन क्या होता है। और हम लोग जानते हैं कोशिका विभाजन 2 प्रकार का होता है, सूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री। उसमें से आज के लेक्चर में हम लोग सूत्री कोशिका विभाजन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अब इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? कोशिका विभाजन। ठीक है, तो देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को सेल डिवीजन कहा जाता है, सेल डिवीजन। ठीक है ना, कोशिका विभाजन अर्थात सेल डिवीजन। सामान्यतः क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा कोशिका चक्र में कि कोशिकाएं क्या होती हैं, चक्रीय रूप से उनमें प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोटीन निर्माण होता है, डीएनए का निर्माण होता है, फिर वो नई कोशिकाओं को क्या करती हैं? निर्मित कर देती हैं। तो कोशिका के द्वारा क्या करना? वृद्धि करके, कोशिका के द्वारा वृद्धि करके डीएनए निर्माण करके क्या करना? नई कोशिकाओं को निर्मित करना, नई कोशिकाएं
नई कोशिकाएं बनाना या निर्मित करना, ठीक है, क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका का वृद्धि करके नई कोशिकाओं को बनाना या निर्माण करना क्या कहलाता है? कोशिका विभाजन कहलाता है। ठीक है, समझ में आना कोशिका विभाजन क्या होता है? जैसे ये एक कोशिका है, यह क्या करती है? वृद्धि करके आकार में बड़ी हो जाती है। ठीक है, फिर पुनः यह क्या होती है? दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन करते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है ना। तो जो कोशिका विभाजन होता है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। कौन कौन सा? सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन। सूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, देखो जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, सूत्री विभाजन को माइटोसिस कहा जाता है। ठीक है, और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे मियोसिस कहा जाता है। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में हम लोग कौन सा विभाजन डिस्कस करने वाले हैं? सूत्री विभाजन डिस्कस करने वाले हैं, माइटोसिस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे देखिए सूत्री विभाजन क्या होता है। देखिए जो सूत्री विभाजन होता है और इसको क्या कहते हैं? माइटोसिस कहते हैं। और माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्लेमिंग ने, किसने? फ्लेमिंग ने किया था। माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? फ्लेमिंग ने किया था। सूत्री विभाजन या माइटोसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो सूत्री विभाजन होता है इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए जो सूत्री विभाजन होता है सामान्यतः इसमें क्या होता है? एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है? दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का? दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो नई कोशिका बनती है। ठीक है ना। एक कोशिका विभाजित होकर के क्या करती है? दो नई कोशिका का निर्माण करती है। ठीक है, किसमें? सूत्री विभाजन में, माइटोसिस में। माइटोसिस शब्द किसने दिया है? फ्लेमिंग ने दिया है। सूत्री विभाजन में सामान्यतः जो कोशिकाएं बनती हैं, इन दो नई कोशिकाओं में, यहाँ पे जो दो नई कोशिकाएं बन रही हैं, यहाँ पे गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 2n होती है, 2n होती है। ठीक है, अगर जो मातृ कोशिका है इसके पास गुणसूत्रों की संख्या 2n है, द्विगुणित है, तो संतति कोशिका के पास जो गुणसूत्र होंगे वह भी मातृ कोशिका के समान होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सूत्री विभाजन में क्या होता है? डीएनए का द्विगुणन एक बार होता है और एक ही बार विभाजन होता है। तो डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। तथा क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होती है और संतति कोशिका होती है, कौन सी कोशिका? मातृ कोशिका, अर्थात जो क्या करने वाली है? नई कोशिकाओं को बनाने वाली है। और कौन सी कोशिका? संतति कोशिका। ठीक है, ऑफस्प्रिंग या जो नई कोशिकाएं बनती हैं इनको संतति कोशिका कहते हैं। दोनों के पास क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, 2n होती है। अर्थात अगर मान लीजिए इसके पास गुणसूत्र की संख्या 46 है, 46 है, तो इसके पास भी क्या होगा? गुणसूत्रों की संख्या 46 होगी और इसके पास भी गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? 46 होती है। ठीक है, समझ में आना। तो सूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। समानतः जो सूत्री विभाजन होता है यह कायिक कोशिका में होता है। कौन सी कोशिका में होता है? कायिक कोशिका में होता है। जैसे त्वचा की कोशिकाएं हैं, मसल्स हैं। ठीक है, कौन सी कोशिकाएं? पेशियां हैं, त्वचा की कोशिकाएं हैं या कोशिकांग जो हैं। तो कायिक कोशिकाओं में क्या होता है? सूत्री विभाजन होता है। ठीक है, जो जर्म सेल्स होती हैं, जो टेस्टिस और ओवरी में होती हैं, जो क्या बनाती हैं? शुक्राणु और ओवम बनाती है, वहाँ पे सूत्री विभाजन नहीं होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है? कायिक कोशिका में सूत्री विभाजन होता है।
ठीक है, समझ में आना। देखिए तो ये क्या थे, ये प्रमुख लक्षण थे सूत्रीय विभाजन के, जिसमें क्या होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण होगा, डीएनए द्विगुणन एक बार होगा, मातृ कोशिका और संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, समान होती है। कहाँ पे होता है सूत्रीय विभाजन, कायिक कोशिका में होता है, ठीक है ना, समझ में। अब आगे देखिए, जो सूत्रीय विभाजन होता है, सूत्रीय विभाजन माइटोसिस, इसमें जो विभाजन प्रवस्था होती है, जो केंद्रक का विभाजन होता है, उसमें कुल 4 प्रवस्थाएं आती हैं, ठीक है। सूत्रीय विभाजन में कितनी प्रवस्थाएं होती हैं या अवस्थाएं होती हैं, 4 प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं। देखिए सूत्रीय विभाजन में कुल 4 प्रवस्थाएं होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, जो केंद्रक का विभाजन होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है, उसमें 4 प्रवस्थाएं होती हैं। किसमें, कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस में कितनी अवस्थाएं होंगी, 4 प्रवस्थाएं होती हैं, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है। आप हिंदी में इसको क्या कह सकते हैं, देखिए पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था तथा अंत्यावस्था, ठीक है, समझ में आना। तो ये 4 क्या होती हैं, उप प्रवस्थाएं होती हैं, किसमें, केंद्रक के विभाजन में, अर्थात कैरियोकाइनेसिस में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था, अंत्यावस्था, ठीक है। आइए देखते हैं हर एक अवस्था में कौन सी घटनाएं होती हैं, हर एक अवस्था में क्या होती हैं, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पूर्वावस्था की, ठीक है। पूर्वावस्था को क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं, ठीक है, पूर्वावस्था। इस अवस्था में क्या होता है, देखिए जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर पहले जो गुणसूत्र होते हैं वो क्रोमेटिन धागे के रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं, क्रोमेटिन धागे के रूप में होते हैं, क्रोमेटिन धागे के रूप में होते हैं। लेकिन ये इनमें क्या होता है, संघनन होता है, और संघनन हो करके यह क्या करते हैं, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेंगे, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। क्रोमेटिन धागे से यह क्या बन जाते हैं, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और क्या होता है देखिए, तो जब यह गुणसूत्र का रूप लेते हैं, तो मैं यहाँ पे अभी एक गुणसूत्र की संरचना आप लोगों को बना करके दिखा देता हूँ। ये संरचना जो है, ठीक है, थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं जिससे समझना आप लोगों के लिए आसान रहेगा। ठीक है, ये देखिए, यह होती है गुणसूत्र की संरचना। तो जो क्रोमेटिन धागे होते हैं वह संघनित होकर के क्या करते हैं, गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। और एक गुणसूत्र में 2 अर्ध गुणसूत्र, यहाँ से लेकर यह जो भाग है, संरचना है, ठीक है, ये एक अर्ध गुणसूत्र होता है। तो यह पूरी संरचना एक गुणसूत्र है, और इसमें यह जो एक संरचना है ऊपर नीचे, यह क्या होता है, अर्ध गुणसूत्र होता है, अर्ध गुणसूत्र होता है, ठीक है ना, जिसको क्रोमेटिड कहा जाता है। क्या कहते हैं, क्रोमेटिड, ठीक है। अब ये जो अर्ध गुणसूत्र होते हैं, जिस स्थान पे जुड़े रहते हैं, इसे गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, या इंग्लिश में इसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, सेंट्रोमियर कहा जाता है, या गुणसूत्र बिंदु कहते हैं, ठीक है, समझ में आना। इस गुणसूत्र बिंदु के ऊपर डिस्क शेप क्या होता है, कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और इस प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, काइनेटोकोर कहा जाता है। क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, ठीक है।
तो इसे काइनेटोकोर कहते हैं। इसके ऊपर क्या होते हैं, डिस्क के जैसे प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो पूर्वावस्था में जो क्रोमेटिन धागे जैसी संरचना थी डीएनए का, ठीक है, ये किसके बना होता है, डीएनए का। यह डीएनए क्या होता है, संघनित होकर के गुणसूत्र का रूप ले लेता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये पूर्वावस्था का डायग्राम है जिसमें गुणसूत्र बन गए हैं, ठीक है। और क्या होता है दूसरा पॉइंट, ये पहला था, दूसरा क्या होता है, देखिए जो तारक काय होता है वह विभाजित होकर के दो तारक काय बना लेता है और ये दोनों तारक काय विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ठीक है। कितने तारक काय बन जाते हैं, 2 तारक काय बन जाते हैं। कितने तारक काय बनेंगे, 2 तारक काय बन जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये दोनों क्या होते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। कहाँ पे, विपरीत ध्रुव की ओर जाने लगते हैं, विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं, ध्रुवों पर। देखो यह एक यहाँ पे 2 बना था तो एक तो यहीं पे रहता है, दूसरा क्या होता है, इससे विपरीत दूसरे वाले ध्रुव की तरफ जाने लगता है, ठीक है, समझ में आया ना। और जो तारक काय होते हैं, यह क्या है, तारक काय है, मैं यहाँ पे लेबल कर देता हूँ, तारक काय, ठीक है। और यह क्या है, गुणसूत्र है। और ये जो तारक काय हैं क्या करते हैं, कुछ तंतु बनाते हैं, स्पिंडल तंतु बनाते हैं जिसको तरकु तंतु कहा जाता है। क्या कहते हैं, तरकु तंतु कहते हैं। तो ये तारक काय तरकु तंतु भी बना देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं जो केंद्रक कला है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। तो केंद्रक कला विघटित हो जाती है। पूर्वावस्था में क्या होता है, केंद्रक कला समाप्त हो जाती है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या रहेगा, जो केंद्रक कला है वह क्या होती है, समाप्त हो जाती है। और क्या होगा, जो गोल्गी काय है, अंतःप्रद्रवी जालिका है, ठीक है, ये सभी जो कोशिकांग होते हैं वह क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। तो गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, न्यूक्लियोलस अर्थात केंद्रिका जिसको कहते हैं, न्यूक्लियोलस को क्या कहा जाता है, केंद्रिका। तो केंद्रिका भी क्या होती है, केंद्रक कला और केंद्रिका दोनों क्या होती है, समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। और गोल्गी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका भी क्या होते हैं, ये सभी यहाँ से समाप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, विघटित हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से केंद्रक कला ऐसे विघटित हुई दिख सकती है। तो क्या किया जा सकता है, जो पूर्वावस्था है उसको पूर्वावस्था प्रथम और द्वितीय में भी विभाजित किया जा सकता है। तो अगर प्रथम की बात करेंगे तो हम यही कहेंगे कि क्या होता है, शुरू में यह विघटित होना शुरू होता है। सारी प्रक्रियाओं को शुरू वाले में हम क्या कहेंगे कि यह शुरू होता है। और जो पश्चावस्था होगी, प्रोफेज सेकेंड होगा, उसमें कहेंगे कि वह हो चुका है, अर्थात गुणसूत्र संघनित हो चुके हैं। और पूर्वावस्था प्रथम में क्या कहेंगे कि गुणसूत्र संघनित होना शुरू कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसमें 2 अवस्थाएं बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसी को समझिए। अब इसके बाद ये सारी प्रक्रियाएं कहाँ पे होती हैं, प्रोफेज या पूर्वावस्था में, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जो कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था है मेटाफेज, या जिसको क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, मध्यावस्था कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस अवस्था में क्या होता है, पूर्वावस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वह जो मेटाफेज प्लेट होता है, जो बीच का इसका भाग होता है, ठीक है, इस भाग पे नियंत्रित आने शुरू हो जाते थे। लेकिन मध्यावस्था में क्या होता है, जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं, जो मध्य प्लेट होता है, इक्वेटोरियल प्लेट होता है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल बीच वाला जो भाग होता है, यहाँ पे आकर के एक प्लेट के रूप में क्या होते हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी गुणसूत्र क्या हैं, मध्यावस्था प्लेट पे क्या हो गए हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पे क्या हो गए हैं, व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जो सेंट्रोसोम होता है, तारक काय होता है, वह विपरीत ध्रुवों पे पहुंच चुका होता है। क्या होता है, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच चुका होता है, ठीक है, समझ में आना। पहला क्या होगा, जो गुणसूत्र है इसको रफ कर देते हैं, ठीक है, इसके बाद बताते हैं आप लोगों को। पहला पॉइंट क्या होगा, गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र जो मध्यावस्था है उसमें क्या होते हैं, मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या होते हैं, मध्य में
व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आया ना? गुणसूत्र क्या होते हैं? मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जो तारक काय होता है, क्या होता है? तारक काय, यह मध्यावस्था में कहाँ पे? विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे? देखिए, ये एक इस विपरीत ध्रुव पे और ये यहाँ पे, दोनों विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होगा? देखिए, जो गुणसूत्र हैं इसमें यहाँ पे जो काइनेटोकोर है, यह क्या है? काइनेटोकोर है, काइनेटोकोर। तो काइनेटोकोर से जो तारक काय के द्वारा बनाए गए तर्कतंतु होते हैं वो क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, क्या होते हैं? गुणसूत्र बिंदु पे उपस्थित जो काइनेटोकोर होता है उससे क्या जुड़ जाता है? तर्कतंतु जुड़ जाता है। ये तर्कतंतु आप देख रहे हैं किससे जुड़ गया है? इसके काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। ठीक है, क्या होता है? तर्कतंतु काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं, काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं? ये तीन प्रक्रियाएं होती है किस अवस्था में? मध्यावस्था में होती हैं। ठीक है, समझ में आया ना? क्या होगा? गुणसूत्र मध्य में व्यवस्थित हो जाएंगे, तारक काय विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाएगा और जो तर्कतंतु होता है वह काइनेटोकोर से जुड़ जाता है। किससे जुड़ जाता है? काइनेटोकोर से। ठीक है, आगे देखिए, जो नेक्स्ट प्रावस्था है वह कौन सी प्रावस्था है? पश्चावस्था है, अर्थात एनाफेज। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है? एनाफेज का डायग्राम है। तो आगे देखिए एनाफेज में क्या होता है। ठीक है, इसको रफ कर दिया जाए, आगे देखते हैं एनाफेज में क्या होता है। एनाफेज में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं? तो ध्यान से देखेंगे, जो पश्चावस्था होता है ना, इसमें जो सेंट्रोमियर होता है, जो गुणसूत्र बिंदु होता है, ठीक है, इस तरह से गुणसूत्र है, अब यहाँ पे गुणसूत्र बिंदु होता है, तो यह गुणसूत्र बिंदु क्या होता है? टूट जाता है, जिससे क्या होता है कि दोनों अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, क्या हो गया? दोनों अर्ध गुणसूत्र अलग हो जाते हैं। किस अवस्था में? एनाफेज में। एनाफेज में या पश्चावस्था में क्या होता है कि जो गुणसूत्र बिंदु होता है वह क्या होता है? टूट जाता है, जिससे क्या होता है? दो अर्ध गुणसूत्र बन जाते हैं। और ये दोनों अर्ध गुणसूत्र क्या होते हैं? जो विपरीत ध्रुव हैं, यह विपरीत ध्रुव की तरफ क्या होते हैं? जाने लगते हैं। क्यों जाने लगते हैं? क्योंकि जो तर्कतंतु होता है, कौन सा तंतु? तर्कतंतु होता है, जिसको स्पिंडल फाइबर कहते हैं, स्पिंडल फाइबर। जो स्पिंडल फाइबर होता है इसमें क्या होता है? संकुचन होता है। ठीक है, यह छोटा होने लगता है तो क्या करता है? यह गुणसूत्रों को, ठीक है, ऐसे विपरीत ध्रुवों की तरफ ये क्या करते हैं? अर्ध गुणसूत्रों को खींचने का कार्य करते हैं। जब ये गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की तरफ जाने लगते हैं तो इनका जो आकार होता है वह कैसा होता है? ऐसे भी शेप में हो जाता है। ऐसे किस तरह का? भी शेप में ये गुणसूत्र दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं, गुणसूत्र किस आकार के दिखाई दे रहे हैं? वी आकार के दिखाई देते हैं या वी शेप में दिखाई देते हैं। किस प्रावस्था में? एनाफेज में। ठीक है, और क्या होता है? जो गुणसूत्र बिंदु है यह क्या होता है? टूट जाता है, तो दो अर्ध गुणसूत्र बनते हैं। इसीलिए फिर क्या होता है? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर जाने लगते हैं। तो ये प्रोसेस किस में होगा? एनाफेज में होता है। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, अगला जो फेज है, अगली जो अवस्था है वह कौन सी अवस्था है? टीलोफेज। कौन सी अवस्था है? टीलोफेज या अंत्यावस्था। ठीक है, जो सबसे अंत में होगा उसको क्या कहेंगे? अंत्यावस्था या टीलोफेज कहेंगे। ठीक है ना? देखिए, इसमें क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं वो कहाँ पे पहुंच जाते हैं? अंत्यावस्था में। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे देखिए। अंत्यावस्था में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं? देखिए, अंत्यावस्था में जो गुणसूत्र होता है कहाँ पे पहुंच जाते हैं? गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं।
कहाँ पे पहुंच जाएंगे, विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाएंगे। यहाँ का गुणसूत्र यहाँ पहुंच गया और यहाँ का गुणसूत्र यहाँ पहुंच गया। गुणसूत्र पहुंचने के बाद कैसे हो जाते हैं, असंघनित हो जाते हैं या पुनः क्या होते हैं, धागे जैसे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, धागे जैसे बन जाते हैं या क्रोमेटिन का रूप ले लेते हैं। किसका रूप ले लेते हैं, क्रोमेटिन का रूप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो धागे जैसा संरचना बन गया, यह क्या होता है, क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। तो ये किससे बनता है, गुणसूत्र ही बन जाते हैं। और क्या होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या बन जाती है, यह बाहर जो कला है यह कोशिका कला है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि केंद्रक कला बन जाती है। क्या बन जाती है, केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। ठीक है, केंद्रक कला का निर्माण हो जाता है। तो इस अवस्था में किसका निर्माण होगा, केंद्रक कला का निर्माण होगा, केंद्रिका का पुनः निर्माण हो जाएगा, गोल्गी काय का पुनः निर्माण हो जाएगा और अंतःप्रद्रवी जालिका जिसको शॉर्ट में ER कहते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सभी का क्या होता है, पुनः निर्माण हो जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इसमें जो कोशिका का आकार है थोड़ा सा बदला हुआ दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, कोशिका कला में क्या होता है, खांच बन जाती है, कोशिका द्रव्य का विभाजन भी क्या होता है, शुरू हो जाता है। तो ये कोशिका अंदर की तरफ यहाँ पे क्या होती है, बीच में से दबने लगती है। तो जंतु कोशिका की अगर बात करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे कोशिका कला में, कहाँ पे, कोशिका कला में क्या होता है, खांच बन जाता है, या कोशिका में क्या होता है, कोशिका में एक छोटा सा गहरा दरार बन जाता है, जिसको क्या कहते हैं, खांच कह सकते हैं, खांच बन जाता है। ठीक है, अब यह क्या है, यह बता रहा है कि क्या हो रहा है, अब आगे कोशिका द्रव्य का विभाजन शुरू होने वाला है। ठीक है, तो यह था, इस प्रकार से क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। आप देख रहे हैं 2 केंद्रक का निर्माण हो गया। इसके बाद होता है कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो बड़ा ही आसान है कोशिका द्रव्य का विभाजन। देखिए कैसे होता है, जंतु कोशिका में आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो कोशिका है इसकी जो कला है वह अंदर की तरफ दब करके क्या बना रही है, खांच बना रही है। ठीक है, यहाँ पे अब यह जो खांच होता है यह क्या होता है, धीरे धीरे अंदर की तरफ दबता चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप फिर क्या होगा, अंत में मिल करके ये आपस में जुड़ जाते हैं और 2 संतति कोशिकाएं क्या होती हैं, पुनः निर्मित हो जाती हैं। तो इस प्रकार से कोशिका द्रव्य का विभाजन किसमें होता है, जंतु कोशिका। ठीक है, जंतु कोशिका में होता है। ठीक है, समझ में आया ना। लेकिन अगर हम पौधों की कोशिका की बात करते हैं तो पौधों की कोशिका में यह जो कोशिका विभाजन होता है वहाँ पे क्या होता है, एक प्लेट बनती है। क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है। ठीक है, कैसे बनती है, देखिए यहाँ पे ये कोशिका है। अब कोशिका के अंदर यहाँ पे 2 केंद्रक बन गए हैं। ठीक है, तो जो गोल्गी काय होता है वहाँ से गोल्गी काय के कुछ टुकड़े आकर के क्या करते हैं, बीच में यहाँ पे केंद्र में व्यवस्थित हो जाते हैं और क्या करते हैं, बीच में, कोशिका के बीच में एक प्लेट बना देते हैं जिसे क्या कहते हैं, सेल प्लेट कहा जाता है। तो इस प्रकार से बीच में क्या होता है, एक सेल प्लेट बन जाता है। इस तरह से पौधों की कोशिका में कोशिका विभाजन होता है। जंतु कोशिका में कैसे होता है, यहाँ पे कोशिका कला के संकुचित होने से। ठीक है, खांच बनाने से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज के लिए। ठीक है, सूत्री कोशिका विभाजन। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। जो सूत्री कोशिका विभाजन होता है सामान्यतः इसके कुछ महत्व होते हैं। जैसे यह कहाँ पे होती है, जब कभी चोट लग जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, सूत्री कोशिकाएं विभाजित होकर के क्या करती हैं, माइटोसिस द्वारा विभाजित होकर के घावों को भरने का कार्य करती हैं। ठीक है, जो किसी भी जीव या जंतु की बात करते हैं तो उसके शरीर में जो वृद्धि होती है उसका आकार बढ़ता है इसी सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होता है। और सामान्यतः जो कुछ सरल प्रकार के जीव होते हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये इस प्रकार के जीवों में क्या हो सकता है, सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही क्या होता है, प्रजनन क्रिया संपन्न होती है। तो ये प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके, या महत्व है कोशिका, सूत्री कोशिका विभाजन के। क्या, सरल प्रकार के जीवों में प्रजनन होता है, इससे जीवों के शरीर में वृद्धि होती है, और क्या होता है, जो घावों के भरने का कार्य होता है सूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। ठीक है, समझ में आया ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है।